मैं आपका दोस्त डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज की छोटी सी पहल कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि जो सामने जो कार्यक्रम जो है इसका पहला भाग जो है अगले दिन अपलोड कर दिया गया, आप लोग देख भी लिए हैं। लेकिन हमको कहीं ना कहीं मन में एक कसक थी कि महत्वपूर्ण बिंदु जो थे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो थे वो छूट रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि इस पर दूसरी वीडियो बनाई जाए और दूसरी वीडियो बनाकर इस टॉपिक को पूरा किया जाए, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे जो भी परीक्षाएं हो, वो परीक्षाएं छोटा हो या बड़ा स्तर पर हो, इस टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। इसीलिए हमको इसका दूसरा भाग भी अपलोड करना जरूरी लगा और इसलिए मैं दूसरा भाग भी अपलोड कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग इस भाग को भी जरूर देखेंगे और जहाँ भी किसी तरह की अगर खामियां अगर हमसे रह जाती है तो आप हमारा मार्गदर्शन जरूर करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक पर, जिस पर लिखा गया है महापुरुषों के विचार, कथन और नारा। और यहाँ लिखा गया है भाग 2। भाग 2 हमने लिखा है कि भाग 1 इसके पहले अपलोड किया जा चुका है और आप लोग इस भाग को देख भी चुके हैं। तो देखिए, इसका पहला जो कथन जो है इसमें लिखा गया है, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। यह जो कथन जो है, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे, यह किसने कहा? तो ये कहने वाले जो शहीद जो थे, जिनका नाम था शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जान लेना जरूरी है। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक जो षड्यंत्रकारी जो गतिविधियां जो हो रही थी उसमें वे शामिल थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा और भी बहुत ऐसे शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत में होने वाले, जैसे काकोरी कांड हो गया या लाला लाजपत राय के सर पर जो वार हुई उसका जो बदला लेना था, उस तरह की घटनाएं थी, या जो असेंबली भवन में जो बम चलाया गया, इस तरह के जो षड्यंत्रकारी जो घटनाएं थी उसमें इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इससे सख्त का नाम जो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। और इन्होंने कहा था कि दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ये कहने वाले व्यक्ति जो है, जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। और इनका एक और भी क्वेश्चन जो है इसमें लिखा गया है कि अब भी जिनका खून न खौले, अब भी जिनका खून न खौले, वो खून नहीं वो पानी है। अब भी जिनका खून न खौले, वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। अब भी जिसका खून न खौले, वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। और ये भी कथन जो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का कथन है। और इन्होंने अपना यह दिया कि देश की रक्षा के लिए जिसका खून नहीं खौलता है, उसके शरीर में अगर खून है तो खून नहीं है बल्कि वह क्या है? पानी है। और जो देश के काम नहीं आता है उस व्यक्ति की जवानी जो है सो बेकार है। और इस पर इस कथन को देने वाले व्यक्ति का नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। अगला जो है जो कथन जो है, दूसरा कथन, जितना कठिन संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यह किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का एक और कथन मैंने पिछले दिन आप लोगों को अपलोड किया, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक
तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो और दूसरा जो है, उन्होंने कहा उनके अनेक विचार हैं, लेकिन जो प्रमुख विचार जो हैं उनके बारे में हमने लिखा। जो परीक्षा पर्पज से जो विचार महत्वपूर्ण है, उन विचारों को हमने लिखा कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यह किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में पिछले दिन भी हमने चर्चा किया है। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के प्रख्यात और प्रभावकारी आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व के पटल पर लाने का उन्होंने काम किया। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन जो होना था, उन्होंने उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने प्रतिनिधित्व काल में ही उन्होंने अपने संबोधन काल में ही पूरे विश्व के लोगों का दिल जीत लिया और भारत का उन्होंने विश्व में पताका फहराने का उन्होंने काम किया। अपने संबोधन काल में ही उन्होंने भारत को विश्व स्तर पर उन्होंने एक गरिमा उन्होंने कायम की, जिससे अनेक देश के लोगों ने भारत की संस्कृति के बारे में लोगों को जानने का मौका मिला। अगला क्वेश्चन है, तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ये कथन किसने कहा? तो ये कथन कहने वाले व्यक्ति जो थे, जिनका नाम है मिसाइल मैन अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते भी होंगे या नहीं जानते हैं तो मैं बता देना जरूरी समझूंगा कि अब्दुल कलाम भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के एक गरीब परिवार से जन्मे हुए थे और उन्होंने अपने अथक संघर्ष के बल पर मिसाइल मैन तक का उन्होंने सफ़र तय की और मिसाइल मैन के बाद वे भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए और अनेक भारत को विकसित देश बनाने में उन्होंने अथक प्रयास किए और राष्ट्रपति पद से छोड़ने के बाद उन्होंने पूरे भारत में पढ़ने वाले बच्चों को वे हमेशा संबोधित करते रहे हैं कि बच्चे जो हैं वे कल के भविष्य निर्माण करें और इसी दरमियान उन्होंने भारत के विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक जाकर उन्होंने उन नवयुवकों को संबोधन करने का काम किया कि भारत जो है विकासशील देश बने और लोग जो हैं बच्चे जो हैं वे आत्मनिर्भर बने। और इसी दौरान वे 27 जुलाई को मेघालय के शिलांग के IIMM विश्वविद्यालय में वे बच्चों को संबोधित कर रहे थे और संबोधन काल में ही उनको दिल का दौरा पड़ा और उसी दरमियान वे नींद के आगोश में सो गए। तो ये हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम है, जिन्होंने कहा कि अगर आपको सूरज की तरह आप चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा। अगला सवाल जो है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। यह कथन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का है। वेदों की ओर लौटो, यह कथन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का है और स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारी सनातन संस्कृति थी उनको उन्होंने फिर से स्थापना उन्होंने की और हिंदू धर्म में जो भी विकृतियाँ आई थी, जो भी त्रुटियाँ आई थी, उनको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। जैसे हिंदू धर्म में बलि प्रथा थी, छुआछूत था, जाति प्रथा थी और इस तरह के अनेकों कुरीतियाँ जो आ गई थी, उन कुरीतियों को इन्होंने दूर करके और फिर से उन सनातन संस्कृति को उन्होंने पुनर्स्थापित किया, जिससे हिंदू धर्म फिर से आगे बढ़े। और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें
उनके क्या विचार थे, उनके क्या सोच थे, उन्होंने हिंदू धर्म को कहाँ से कहाँ तक ले जाने की बात उन्होंने सोची और इन बातों को उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा। अगला जो है जिसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम की चर्चा हम पिछली बार भी कर चुके हैं। वंदे मातरम यह हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो यह हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसको लिखने का काम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वे बंगाल के थे और वे जो थे वे प्रख्यात उपन्यासकार, कवि और पत्रकार भी थे और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों में प्रेरणा शक्ति भरने के लिए उन्होंने एक गीत लिखा जिसको लिखा वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, जिसमें भारत माता की उन्होंने सचित्र वर्णन किया और उन्होंने यह सोच दी कि हमें हर हाल में भारत माता की रक्षा करनी चाहिए और इन्होंने यह गीत थी वंदे मातरम जिसके रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला जो है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा? तो इनकलाब जिंदाबाद जो है शहीद भगत सिंह ने कहा। शहीद भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे और इसके पिछली बार हमने बताया कि शहीद भगत सिंह के साथ काम करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद थे, खुदीराम बोस थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और इन लोगों ने भारत को स्वतंत्र कराने में अनेक प्रकार के षड्यंत्रकारी कार्यों में इन्होंने भाग लिया, जिसमें काकोरी हत्याकांड था, असेंबली बम कांड था और जो लाला लाजपत राय को लाठी से जो वार किया गया था उसके बदला लेने की बात हो। तो इन लोगों ने सारी गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया और इसके ब्रिटिश सरकार ने खुदीराम बोस को 23 वर्षों की अवस्था में इनके क्रांतिकारी होने के आरोप में इनको फांसी दे दी और उन्होंने यह कथन इनका है इनकलाब जिंदाबाद। अगला जो टॉपिक जो है पूर्ण स्वराज्य का नारा। पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया? तो पूर्ण स्वराज्य का नारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। पूर्ण स्वराज्य का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने जो नारा दिया पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया। अगला सवाल जो है मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यह किसने कहा? तो कहने वाली जो महिला जो थी जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई यह जो थी यह मराठा राज्य के अधीन जो झांसी थी वहाँ की यह रानी थी और इन्होंने अपने राज्य के लिए मरते दम तक अपनी झांसी की इन्होंने रक्षा की। झांसी की रक्षा की, इसीलिए इनके नाम के आगे लगता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अगला जो है जिसमें लिखा गया है मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी, फिरंगी उनको कहा गया जो अपने देश में शासन कर रहे थे, जो अपने देश में शासन कर रहे थे और भारतीय लोगों पर अनेक तरह के अन्याय कर रहे थे, शोषण कर रहे थे और यहाँ के लोगों को अनेक तरह से टैक्स लगाकर तंग कर रहे थे। उन लोगों को कहा गया फिरंगी। उन लोगों को क्या करो? मारो, मारो फिरंगी को। और ये कथन किसने कहा? तो मंगल पांडे ने कहा। भारत में 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ उसके प्रमुख श्रेयकर्ता मंगल पांडे को माना जाता है और चूंकि मंगल पांडे ने इस कदम को क्यों उठाया, इसके पीछे यह कारण था जो 1857 के करीब जो सिपाहियों को जो गोला और बारूद जो दिया गया, जो कारतूस दिया गया, उसको दांत से खींचना था और उस कारतूस में यह एक अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में गाय की चर्बी से यह बना हुआ है और हिंदू धर्म के अनुसार गाय को माता माना जाता है
और उन्होंने इस बात से इनकार किया कि हम लोग इसको दांत से नहीं खींचेंगे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये जो है ये सिपाहियों को भड़का रहे हैं, और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। अगला जो है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये कहने वाले कौन थे? तो ये कहने वाले जो व्यक्ति थे इनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक साहित्य के पिता माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतीय साहित्य के पिता माने जाते हैं, और इन्होंने भारत की गरीबी, पराधीनता और शासकों द्वारा जो भारतीय लोगों पर जो अमानवीय जो व्यवहार हुई, इसका उन्होंने सही चित्रण किया और उन्होंने भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिलाने का उन्होंने जो काम किया, उस शख्स का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और उनका कथन था हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। इनका ये कथन किसने दिया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला जो है सबका साथ सबका विकास, ये किसने कहा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये किसने कहा? सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अच्छे दिन आने वाले हैं, किसने कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनका सपना है भारत को विकासशील देश बनाना, सबको आत्मनिर्भर बनाना। और इनकी सोच है कि जुआ को आत्मनिर्भर बनाना। और ये प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद ये भारत के प्रधानमंत्री बने। तो चलिए, आज की इतनी चर्चा हमने आप लोगों के साथ की, और हम चाहते हैं कि जो भी बिंदु पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, इन बिंदुओं को आप ध्यान से पढ़ें और एक एक बिंदुओं पर आप ध्यान दें। हमने जो भी टॉपिक चयन की और जिस तरह उसकी हमने व्याख्या की, अगर उसमें कहीं किसी को लगता है कि इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, तो आप हमें ज़रूर इसका मौका दें, क्योंकि मैं इससे अच्छा भी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बना सकूं, या इस तरह की टॉपिक आती है तो उसमें आपकी बातों को मैं रख सकूं। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देना चाहता हूं, और साथ ही मैं आप लोगों से यह बात कहूँगा कि आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।